नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी राज्य यानी कि महाराष्ट्र की खबर से। रायगढ़ जिले के माड इलाके में 5 मंजिला इमारत गिर गई है। एनडीआरएफ की टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं। राहत बचाव कार्य जारी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो जानकारी मिल पाई है, इमारत पूरी तरह से ढह गई, जिसमें 43 से 47 फ्लैट्स मौजूद थे। मंत्री अदिति तटकरे की ओर से जो जानकारी मिल पाई है उसमें करीबन 200 लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी मिल रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 15 लोगों को गंभीर अवस्था में बाहर निकाला गया है, वो घायल है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहरहाल अब भी बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी मदद से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। बहरहाल अब कई सवाल उठने लगे हैं। जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि इस इमारत को करीबन 10 साल पुराना इमारत ही बताया जा रहा है। तो आखिर 10 साल पुरानी इमारत इस तरह से किस तरह से ये हादसा हो सकता है, ये एक सवाल ज़रूर उठता है। इमारत का नाम तारिक गार्डन बताया जा रहा है। हर साल मानसून में जो जर्जर इमारतें होती हैं, पुरानी इमारतें होती हैं, उसका एक हिस्सा ढहता है, ये सारी खबरें आती हैं। लेकिन जो जानकारी मिल पाई है, जिस तरह से नई इमारत और इसमें ये हादसा हुआ है, इसे लेकर फिर कंस्ट्रक्शन और जो अनुमति है उसे लेकर भी अब सवाल उठना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्थानीय विधायक से बातचीत की है, साथ ही साथ जो कलेक्टर हैं उनसे बातचीत की है और उन्हें जो भी ज़रूरी सुविधाएं हैं वो पहुंचाने के लिए कहा गया है। एक अहम सवाल ये भी होता है कि जिस तरह से कोरोना का पूरा संकट चल रहा है, बहुत सारे जो अस्पताल हैं उन्हें कोविड केयर सेंटर में भी तब्दील कर दिया गया है। तो क्या इन लोगों के लिए जगह बनाई जाएगी? बहरहाल सूत्रों का कहना है कि उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठेगा जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है उस पर भी और जो स्थानीय प्रशासन है उस पर भी, क्योंकि आमतौर पर मानसून से पहले इमारतों की जांच की जाती है और महानगर पालिकाओं की ओर से लिस्ट जारी की जाती है कि कौन सी इमारत की हालत ख़राब है। तो क्या उस इमारत की लिस्ट में इस इमारत का नाम था या नहीं, और कंस्ट्रक्शन की क्या ऐसी क्या वजह हुई कि ये इमारत पूरी तरह से ढह गई जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सवाल अहम रहेंगे और देखना होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। इसके ऊपर जब जांच आगे बढ़ेगी तब पता चल पाएगा कि किन कारणों से हादसा हुआ। बहरहाल कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें बड़े पैमाने पर लोग मलबे में दबे हुए हैं। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 में क्या क्या खुल सकता है, क्या क्या बंद रहेगा, सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारियां इससे जुड़ी सामने आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अनलॉक 4 में मेट्रो चल सकती है, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद ही रखे जाएंगे। साथ ही सिनेमा हॉल्स के खुलने की भी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। और 23 नेताओं की चिट्ठी से कांग्रेस पार्टी में जो तूफान आया वो फिलहाल थम गया है। दिन भर चली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कई नाटकीय लम्हे आए और फिर आखिरकार यही तय हुआ कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस कार्य समिति ने आखिर कई घंटे चली बैठक के बाद राहुल और सोनिया गांधी की अपरिहार्यता पर नए सिरे से मुहर लगा दी। हालांकि 23 नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी उसका एक असर ये रहा कि अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कराकर नया अध्यक्ष चुनने की बात चल पड़ी है। जितने भी मेंबर थे सब ने अपनी बातें रखी और हरेक ने तो जन भावना व्यक्त बताते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी में संपूर्ण आस्था व्यक्त की और आदरणीय सोनिया गांधी जी को इंटरिम कांग्रेस प्रेसिडेंट अगली व्यवस्था तक बने रहने के लिए अनुरोध किया, जो उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन इस फैसले से पहले ढेर सारे जज्बाती और नाटकीय नजारे दिखे। खुद सोनिया गांधी के आखिरी वक्तव्य में एक नाटकीय तनाव दिखता रहा। उन्होंने कहा, मुझे चोट पहुंची है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। सब अपने साथी हैं, मिलकर काम करेंगे, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। इसके पहले कार्य समिति में राहुल गांधी ने इस चिट्ठी के समय पर सवाल खड़े किए। कहा, जब सोनिया गांधी बीमार हैं और राजस्थान मध्य प्रदेश का राजनीतिक संकट है, तब ये चिट्ठी क्यों लिखी गई? इसके बाद कांग्रेस नेताओं में अफरा तफरी और ट्विटर की जंग भी देखी गई। पहले खबर चली कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वालों को बीजेपी का आदमी बताया। ये सुनकर कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर अपना ऐतराज जताया। इसके फौरन बाद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि राहुल ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। कपिल सिब्बल ने पिछला ट्वीट मिटाया और नए ट्वीट में बताया कि उनसे राहुल गांधी ने बात की है। उधर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की पेशकश की खबर भी आई। इन सब हंगामों से पहले सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी से फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष बने रहने की अपील की।
अंत आते आते सबने सोनिया राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया और सोनिया गांधी को संगठन में बदलाव का जिम्मा दिया गया। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत करती है कि उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु जरूरी संगठनात्मक बदलाव के कदम उठाएं। उपरोक्त विचार विमर्श एवं निष्कर्ष के प्रकाश में सीडब्ल्यूसी एकमत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमामय पद पर नेतृत्व करें। तो फिलहाल कांग्रेस के प्याले में उठा तूफान थम गया लगता है। लगा के देख लो जो भी हिसाब आता हो, घटा के तू मुझे गिनती में रह नहीं सकता। नहीं, ये बात ना तो राहुल गांधी ने कही, ना ही सोनिया गांधी ने कही और ना ही हमें किसी सूत्र ने बताया है। लेकिन गांधी परिवार के प्रति जिस तरह से सीडब्ल्यूसी में तमाम नेताओं ने अपनी आस्था जताई है, उससे इस बात की तस्दीक होती है कि कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी परिवार ही सब कुछ है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन मोहम्मद कैफ के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारे नेता भी संक्रमित हो रहे हैं। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट कर उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैंने कोरोना का आज टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले एक हफ्ते में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें। मेरे संपर्क में आने वाले करीबी लोग क्वारंटीन में चले जाएं। मनोहर लाल खट्टर पिछले मंगलवार को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले थे, जो कुछ दिन बाद पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था, जिसके बाद अब वो भी पॉजिटिव हो चुके हैं। और दिल्ली में लगातार कोरोना के हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने जून महीने में मरीजों के लिए जिन बैंक्वेट हॉल को टेक ओवर किया था उन्हें अब मुक्त कर दिया है। यहाँ पर सामान्य कारोबार फिर से शुरू हो तो सकता है, लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। पूर्वी दिल्ली के इस बैंक्वेट हॉल को दिल्ली सरकार ने जून में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए टेक ओवर किया था। बेड लगाकर बाकायदा दिल्ली के सरकारी अस्पताल के साथ अटैच भी किया था। अब दिल्ली सरकार ने इसे खाली कर दिया है, जिससे यहाँ चमक लौट आई है, क्योंकि अब यहाँ शादी, पार्टी और जश्न के कार्यक्रम किए जा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने ऐसे सभी बैंक्वेट हॉल को मुक्त कर दिया है। 1100 लगभग ऐसे शायद बेड थे, उनको डीलिंग कर दिया गया। अभी हमारे पास देखो 10,000 के करीब बेड खाली पड़े हॉस्पिटल में, तो उसकी आवश्यकता नहीं। दिल्ली सरकार ने 77 बैंक्वेट हॉल लेकर कुल 11,229 बेड का इंतजाम किया था, लेकिन कोरोना मामले घटने और अस्पतालों में बेड्स की अच्छी संख्या होने के चलते दिल्ली सरकार ने सबको मुक्त कर दिया। पूर्वी दिल्ली के बैंक्वेट हॉल मालिक कृष्णा जैन सरकार के फैसले से खुश हैं, लेकिन अपनी चुनौतियों का उन्हें एहसास है। स्टाफ भी कम है और जश्न भी फीके रहेंगे, क्योंकि मेहमानों की तादाद पर बंदिश है। कि अभी 50 लोगों का फंक्शन है तो मुझे पुराना स्टाफ नहीं चाहिएगा। अच्छा। अगर मेरा बड़ा बैंक्वेट है तो 250-300-400 लोगों का फंक्शन करते थे। अच्छा। लेकिन अब 50 लोगों का फंक्शन करेंगे तो मैं उतना जितना स्टाफ तो नहीं रख पाऊंगा, तो स्टाफ बहुत कम हो गया। जैसे से अगर गवर्नमेंट की नेक्स्ट मंथ हमारे पास गाइडलाइंस अच्छी आती है तो धीरे धीरे स्टाफ बढ़ाएंगे। दिल्ली में करीब 500 बैंक्वेट हॉल हैं और बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन के मुताबिक इनसे करीब 18 लाख लोगों का किसी न किसी रूप में रोजगार जुड़ा हुआ है। सब कुछ पहले जैसा होने में समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन बैंक्वेट हॉल मालिकों को दो बात की तसल्ली ज़रूर है। पहला ये कि दिल्ली में कोरोना के मामले पहले के मुकाबले काफ़ी घट गए हैं, जो एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और दूसरा ये कि बैंक्वेट हॉल मालिकों के हाथ में अपने बैंक्वेट हॉल वापस आ गए हैं, जो कि बीच में कुछ समय के लिए दिल्ली सरकार के हाथ में चले गए थे। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। क्या कोविड-19 से गर्भपात यानी कि मिसकैरेज का खतरा भी मंडरा रहा है? ऐसा पहला मामला मुंबई में सामने आया है। आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट NIRRH ने इसकी पुष्टि भी की है और इस पर रिसर्च भी जारी है। मुंबई के कई अस्पतालों को जोड़कर इस पर स्टडी की जा रही है। इसी के साथ साथ डॉक्टरों ने, एक्सपर्ट ने इस ओर इशारा किया है कि फैमिली प्लानिंग सावधानी से करें। इस कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। मुंबई में 3 महीने से गर्भवती एक महिला के गर्भनाल पर हुए कोरोना वायरस के अटैक से डॉक्टर्स हैरान हैं। बताया जा रहा है कि कोविड-19 के संक्रमण के चलते महिला का गर्भपात हो गया।
इस केस पर रिसर्च कर रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मुताबिक ये ऐसा पहला मामला है। एक पेशेंट में प्लेसेंटा भी इन्फेक्टेड था। प्लेसेंटा का सैंपल हमने कोविड-19 के लिए RT-PCR द्वारा टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड करके एक फ्लूइड होता है, सो वो फ्लूइड भी हमने टेस्ट किया तो वो भी पॉजिटिव आया। और जो एबॉर्टेड फीटस था उसके कोई टिश्यूज थे तो उसका भी जांच किया तो कोविड के लिए वो पॉजिटिव आया। इससे ऐसे समझते हैं हम कि एक केस में माता से शिशु को इन्फेक्शन की ट्रांसफर हो गई। ऐसे नहीं कि सभी केसेस में ये वर्टिकल ट्रांसमिशन ही हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 8 to 10% of the pregnant women can transmit the infection from mother to child. यूं तो कई कोरोना पॉजिटिव महिलाओं के बच्चे स्वस्थ और कोरोना मुक्त हुए हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना काल में फैमिली प्लानिंग जरा सावधानी से बरतने की जरूरत है। ये वायरस बच्चे के आजू बाजू जो फ्लूइड होता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड या गर्भजल भी जिसे कहते हैं, उसमें ये वायरस भी पाया गया और ये वायरस भी बच्चे में हो गया। तो माँ से बच्चे को तकलीफ हो सकती है। माँ को अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया तो बच्चों में प्रेगनेंसी के वक्त हो सकता है। वर्ल्ड हैज टू गो ऑन, पैंडेमिक हो या नहीं हो तो हमें तो आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह से हम अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, मगर प्रेगनेंसी के दौरान हॉस्पिटल विजिट्स या अपने डॉक्टर से मिलना या सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मेंटेन करना ये बहुत बहुत जरूरी है। फिलहाल मुंबई के कई अहम अस्पतालों से जुड़कर इस पर एक स्टडी चल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में गर्भ में भ्रूण तक कोरोना का असर पहुंचने के बारे में बेहद कम जानकारी मिल सकी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और पंजाब के संगरूर जिले के गांव के लोगों ने तय किया है कि उनके गांव में सरकार की कोई भी टीम आए लेकिन वो कोरोना का टेस्ट नहीं करवाएंगे। स्थानीय गुरुद्वारे के लाउडस्पीकर से भी इसकी घोषणा की गई है। खाना नहीं पहुंचा है तक बंदे ऊपर छाते छाला मारने तैयार हो गए। पंजाब में जब कोरोना के मामले 41,000 से ज्यादा हो गए हैं, सरकार को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कोविड केयर सेंटरों में दाखिल मरीज सुविधाओं की कमी का आरोप लगाकर विरोध कर रहे हैं। पंजाब सरकार, पंजाब सरकार। लेकिन पंजाब में संगरूर जिले के इस गांव में तो विरोध बहुत ही आगे पहुंच गया है। सुविधाओं की कमी का आरोप लगाते हुए इन लोगों ने तय किया है कि स्वास्थ्य महकमे के लोगों को टेस्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गांव के गुरुद्वारे से इस बारे में ऐलान भी किया गया है ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ कोरोना पॉजिटिव ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रखना चाहिए, न कि सरकारी कोविड केयर सेंटरों में। हमने इस बारे में ऐलान भी करवाया है। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो हम चाहते हैं कि उसे या तो स्थानीय सरकारी स्कूल के परिसर में रखा जाए या फिर घर पर ही आइसोलेशन में। अगर स्वास्थ्य विभाग के अफसर गांव में आते हैं तो हम उनको पॉजिटिव मरीजों को साथ नहीं ले जाने देंगे। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। कोविड केयर सेंटरों में दाखिल लोगों के वीडियो देहाती इलाकों में दहशत फैला रहे हैं। मिसाल के लिए गुरप्रीत, जिसके भाई को पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोविड सेंटर ले जाया गया। डॉक्टर डिस्पेंसरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ लेता जाऊगा ਤੇ मेरा टेस्ट के लिए बुलाए जाने से पहले तक मेरा भाई ठीक ठाक था। टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उसे कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया। हम उसे वापस लाकर घर पर ही आइसोलेशन में रखना चाहते हैं। शिकायत नहीं सी, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦस्ती ले आया गया। लेकिन इस बीच स्वास्थ्य महकमे के अफसरों ने गांव वालों के साथ बैठक के बाद दावा किया है कि मसला सुलझ गया है। मीटिंग की सी जी, उत्ते पिंड दे मोहतबर बंदे सी, सरपंच वगैरह सीगे। हमने गांव के सरपंच और दूसरे अहम लोगों के साथ बातचीत की है। वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनके परिवार के सदस्यों के टेस्ट हों। हालात के हिसाब से उनको कोविड केयर सेंटर्स में रखा जाएगा। तो मान के भी असी ਜਿਹੜੇ पॉजिटिव केस आए हैं उन्होंने फैमिली की असी सैंपलिंग करवावांगे।
सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड केयर सेंटर में सहूलतें न दिए जाने के कारण कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। अगर सरकार चाहती है कि कोरोना पे विजय पाया जा सके तो टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अलावा इस पर भी सरकार को काम करना होगा कि लोगों के बीच से ये धारणा हटे। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और अहमदाबाद सहित पूरे गुजरात में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे दिन बारिश की चेतावनी दी थी, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जगह जगह जल जमाव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य के 108 डैम के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश का असर उद्योग धंधों पर भी पड़ रहा है। भुज, सुरेंद्रनगर, कच्छ, पठान, राजकोट, अहमदाबाद कई जगहों पर बुरा हाल है। कई बाजारों में घुटनों तक पानी भरा दिखा, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और गुवाहाटी में बना है देश का सबसे बड़ा रिवर रोपवे। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, पूरी खबर भी दिखाएंगे। ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक को साउथ बैंक से जोड़ने के लिए 2 किलोमीटर लंबा रोप वे बनाया गया है। क्या कुछ इससे फायदा होगा, बता रहे मेरे सहयोगी रतनदीप चौधरी। हम इस रोप वे से यात्रा कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक में। गुवाहाटी में आप देख सकते हैं, आपके सामने ये है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो फेरी चल रही है नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक तक। और अब ये रोप वे भारत का सबसे बड़ा रिवर रोप वे, जो कि 2 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इस रोप वे के जरिए अब जो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक है गुवाहाटी का, उसको बहुत जल्दी जोड़ा गया है। क्योंकि जो नॉर्थ बैंक है वो नॉर्थ गुवाहाटी है, मेरे पीछे है साउथ बैंक और यहाँ पे है गुवाहाटी का मुख्य शहर। इसके पहले जो लोग नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक आते थे उनको नदी से आना पड़ता था बोट में, या फिर गाड़ियों से आना पड़ता था, और इसमें 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लगता था। मगर अब इस रोपवे के जरिए 10 मिनट से भी कम समय में नदी के एक और छोर से दूसरे छोर लोग जा सकते हैं। ये जो केबल कार है, ये जो केबिन है, इसमें 30 लोग यात्रा कर सकते हैं। ये जो यूनिक रोपवे प्रोजेक्ट है, ये ऐसा एकमात्र रोपवे प्रोजेक्ट है देश में जहाँ पे कि रोपवे को नदी के ऊपर बनाया गया है। इसके पहले जो पहाड़ों में रोपवे बने हैं, और इसको राज्य सरकार सिर्फ एक ऐसे साधन के रूप में नहीं देखती है जो कि एक छोर को, नदी के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ेगी, मगर इसमें बहुत सारा टूरिज्म पोटेंशियल है। अगर मेरे कैमरा पर्सन को हम पैन करने के लिए बोले, ये देखिए एक बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये ब्रह्मपुत्र नदी, और आप देख सकते हैं ये है गुवाहाटी दूर से दिख रहा है। और ये जो रोपवे है, इस रोपवे को बनने में 10 साल लग गया। इसका 10 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, मगर बहुत सारे अड़चनों के कारण ये रुक गया। और ये रोपवे उमानंद आइलैंड के ऊपर से भी जाता है। ये डबल केबल, बाई केबल जिग-बैक रोपवे है। इसका मतलब है कि एक रोपवे, 2 रोपवे एक साथ चल सकते हैं। और इसमें जो यूनिक सिक्योरिटी फीचर्स है, इसका जो केबिन है ये इम्पोर्टेड केबिन है, स्विट्जरलैंड से लाया गया है। और इसके साथ इसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसमें इसके साथ रेस्क्यू कार भी है। अगर किसी तरह कोई इमरजेंसी हो तो रेस्क्यू कार आके यहाँ से लोगों को, जो लोग यहाँ पे रहेंगे, इनको निकाल के ले भी जा सकते हैं। इसमें ऑल्टरनेटिव जनरेटर, ऑल्टरनेटिव पावर सप्लाई है। तो ये एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है, देश का सबसे यूनिक रोपवे है। और अब ये रोपवे जुड़ेगा नॉर्थ गुवाहाटी को साउथ गुवाहाटी के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे है उमानंद आइलैंड, ये उमानंद आश्रम है, और ये दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। और यहाँ पे अक्सर जो पर्यटन के लिए टूरिस्ट आते हैं, बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और ये एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ये रोपवे भी एस्टेब्लिश होगा। ये संभव हुआ है, और अब ये देश का सबसे बड़ा रोपवे है नदी के ऊपर। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।
और सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।